मेरठ के मशहूर आनंद अस्पताल के मालिक हरिओम आनंद ने आत्महत्या की या उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई? और आखिर क्यों सुभारती के संस्थापक अतुल कृष्ण का नाम हरिओम आनंद की आत्महत्या में लिया जा रहा है? इसकी जानकारी करने के लिए आज जय भीम टीवी की टीम पहुंची सुभारती यूनिवर्सिटी, जहां पर हमने सुभारती के संस्थापक अतुल कृष्ण से बात की और उनसे जाना कि किस तरीके से हरिओम आनंद की उनसे मुलाकात हुई थी और कैसे दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही आनंद अस्पताल के मालिक हरिओम आनंद ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद एक सुसाइड नोट मिला था। 2-3 दिन के बाद हरिओम आनंद की बेटी मानसी आनंद ने पुलिस को ये नोट सौंपा था और सुसाइड नोट में मेरठ के चर्चित उद्योगपतियों के नाम शामिल थे। उनमें से एक नाम सुभारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक अतुल कृष्ण का भी था। मानसी आनंद ने आरोप लगाया कि अतुल कृष्ण की वजह से ही हरिओम आनंद ने आत्महत्या की है, जबकि इससे पहले भी हरिओम आनंद 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके थे। उससे पहले कभी उनका नाम सुर्खियों में नहीं आया। इसकी जानकारी के लिए जय भीम टीवी की टीम पहुंची सुभारती यूनिवर्सिटी और यहाँ के संस्थापक अतुल कृष्ण से की खास बातचीत। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरठ में हरिओम आनंद के सुसाइड प्रकरण में यहाँ पर सुभारती कॉलेज के यहाँ पर संस्थापक अतुल कृष्ण जी का नाम बार बार लिया जा रहा है, उनकी बेटी मानसी के द्वारा। तो इसमें आज खुद अतुल कृष्ण जी से हम खुद मिलने आए हैं जय भीम टीवी की टीम के साथ। तो वो बताएंगे किस तरह से इनका नाम लिया जा रहा है, इसमें कितना झूठ और कितना सच है। आज खुद अतुल कृष्ण जी की जुबानी से सुनेंगे हम। जी नमस्कार अतुल सर, आपका जय भीम टीवी में स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी तो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें जो इनमें हरिओम आनंद जी के सुसाइड में आपको बार बार मानसी नाम ले रही है, तो इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, आप इसमें क्या कहेंगे? ये मेरा नाम तो जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत लिया जा रहा है। इसमें 100% झूठ है और हरिओम आनंद जी ने आत्महत्या अपने घरेलू कारणों से की है। और ये जो मानसी आनंद का जो एक कुटिल योजना है, जिसके अंतर्गत वो ये चाहती हैं कि अस्पताल 3-3.5% शेयर होने के बावजूद भी वो अस्पताल पे कब्जा कर लें और उनके जो देनदारी जिनके प्रति है उनसे उनका जान छूट जाए, शेयर होल्डर से उनकी जान छूट जाए। और इस लपेटे में वो डॉक्टर अतुल को यानी कि मुझको भी लेना चाहते हैं, जिससे कि मैं उनको जाके दबाव में कुछ उनकी सेवा पानी कर दूँ। अच्छा सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी कैसे मुलाकात हुई उनसे, हरिओम आनंद जी से, और तब उनकी स्थिति कैसी थी और वो आज जो फर्श से एक आसमान उन्होंने छू लिया, वो किस तरह से एकदम उन्होंने हवा में पकड़ी सब चीज़ें? देखिए, हरिओम आनंद जी से मेरी मुलाकात हुई थी एक रोगी और एक डॉक्टर के नाते। मैंने उनका एक ऑपरेशन किया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो दोस्ती में बदली बात और फिर हम लोकप्रिय अस्पताल में मैंने उनको अपने साथ ले लिया था। लगभग 20-22% उनको शेयर लिए थे। शुरुआत में जब बात थी तो वो एक खद्दर के कमीशन एजेंट थे। मेरठ से खद्दर ख़रीदते थे और जाके वो पंजाब में बेचा करते थे। पर वो धीरे धीरे खद्दर का व्यवसाय तो उनका ख़राब हो गया। एक छोटा सा उनका दुकान थी खंदक में और थापर नगर में वो किराए के मकान में रहते थे। उनकी प्रगति तो शुरू हुई जब से वो मेरे साथ जुड़े और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते चले गए। आगे कमाई के उनके डिफरेंट तरह, व्यापार तो उनका ठप हो गया था। अब ये तो जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इतने समय में, आपसे समझिए कि जब से 2005 में उनको मैंने ट्रस्ट से निकाला है, तब तक उनकी विभिन्न प्रकार की जगह जगह संपत्तियां हो गई थी। जबकि उसके विपरीत मेरे पास सम्राट पैलेस में 3 प्लॉट थे, वो मेरे बिक गए। मेरा एक बहरोड़ा में आम का बहुत बड़ा बाग था, वो बिक गया। मेरे एक सिलौर में मेरी बहुत बड़ी ज़मीन थी, लगभग 60 एकड़ के करीब, वो मेरी बिक गई। मेरे परिवार की थी, वो सारी बिक गई। मेरे तो सारी संपत्तियां बिक गई और वो ट्रस्ट के अंदर मेडिकल डेंटल कॉलेज में लग गई, लेकिन उनकी संपत्तियां बढ़ती चली गई। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और सही मायने में देखा जाए, अगर पूरी जांच की तो ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि उनके पास नामी बेनामी संपत्तियाँ कितनी थीं और वो कैसे उन्होंने अर्जित कर ली। अच्छा, एक ये सुसाइड नोट है वो उनकी मौत के 3 दिन बाद निकला है, उसमें कितना सच है और वो कहाँ से सुसाइड नोट आया और किस तरह से वो सुसाइड नोट को लेकर दबाव बनाया जा रहा है आप पर? वो एक इन्होंने हरिओम आनंद जी ने एक टाइप किया हुआ पत्र दिखाया गया कि जो हरिओम आनंद जी ने साइन किया है वो बिल्कुल झूठा फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है और सही मायने में उसकी पूरी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, उसके हस्ताक्षर की जांच होनी चाहिए, कागज़ की जांच होनी चाहिए, कोई कब का कागज़ है, कितना पुराना कागज़ है, ये सारी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो, मुझे तो पूरा ये विश्वास है कि वो उनकी एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनकी हत्या की गई और ये लेटर बनाया गया जिससे कि उनकी मौत, क्योंकि जब तक जीते जी उन्होंने कभी मेरे से कोई मांग नहीं करी।
14 साल तक उन्होंने कभी मेरे से नहीं कहा कि मेरी कोई देनदारी उनके प्रति थी, और सडनली ये लेटर सामने आता है। और इसको भी भाई कोई अगर सुसाइड नोट लिखता है तो क्या हाथ से लिखेगा या एक आदमी को बुला के टाइप कराएगा? हरिओम आनंद जी को तो टाइप आती नहीं थी, तो उन्होंने हिंदी में टाइप करवाया किसी आदमी को बुलाकर। और वैसे भी उस पत्र के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर उसमें दिखाया गया है कि कुछ मेरी देनदारियाँ थी उनके प्रति और मैंने उनको अवैधानिक तरीके से निकाला, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो भी जानते थे, क्योंकि अगर ये लेटर सही होता तो वो ये चीज़ नहीं लिखते कभी, क्योंकि उनको पता था कि उनको वैधानिक तरीके से निकाला गया। वो कोर्ट कचहरी में होकर आए थे और सब जगह हार गए थे। 14 साल पहले मैंने उनका सारा हिसाब किताब पूरा कर दिया था, तो वो लिख ही नहीं सकते थे। तो ये भी सच्चाई भी नहीं लिखी, वो झूठ पे आधारित पत्र है। हरिओम आनंद जी के ऊपर काफ़ी लेनदार था और देनदार थे, और जो उनके वहाँ पे हंगामे हुए, उनके थाने अस्पताल पर भी लोग जो कैंप गाड़ के बैठ गए थे किसान लोग, और उनका काफ़ी पैसा जो नहीं दे रहे थे हरिओम आनंद जी, तो उसमें कभी आपका नाम लिया कि मेरे को अतुल कृष्ण जी से पैसा लेना है हरिओम आनंद जी ने? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 14 साल से तो उन्होंने मेरे से पैसा मांगा नहीं। जब वो इतनी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो भाई अगर मेरी देनदारी होती तो कम से कम कहीं तो कहते कि भाई मैं पैसा इनका डॉक्टर अतुल से मिलेगा तो मैं आपको दूंगा, या मेरे से मांगते पैसा। कहीं कुछ नहीं हुआ, कभी उन्होंने मांग नहीं की, ना कभी कहा उन्होंने कि कोई मेरी देनदारी थी। अच्छा, इससे पहले भी हरिओम आनंद जी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो उसमें कहीं उन्होंने कोई उसका सुसाइड नोट निकला है या इसमें जांच में कोई चल रहा है कि सुसाइड नोट पहले भी उन्होंने सुसाइड किया है, तो कोई नोट है इस तरह का? 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, जिसका पता है। वैसे लोग कहते हैं कि 3 बार कोशिश की, लेकिन 2 बार का तो एक बार उन्होंने अपने हाथ की नस काटी थी, एक बार वो छत से कूदे थे, और तब भी उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा। तो सडनली मेरी देनदारी जो क्रिएट हुई है वो इस बार की आत्महत्या में हुई है। इसके पहले की आत्महत्याओं में उन्होंने कभी कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा, और ना ही कभी मौके किसी से बात की ये भी कहो, तब तो बच गए थे वो। जब दोनों बार बचे तब भी उन्होंने बचने के बाद नहीं कहा कि भाई मैंने आत्महत्या इसलिए की थी कि भाई डॉक्टर अतुल ने मेरा पैसा नहीं दिया, तब भी उन्होंने नहीं कहा। ऐसा इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, इसमें राहुल दास, अजीत सेठी हैं और ललित भारद्वाज जैसे बड़े पत्रकार भी सामने आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा कभी हरिओम आनंद ने उनके अपने मुंह से नाम नहीं लिया, तो इसमें मानसी आनंद बार बार इसमें सबको नाम ले रही है, इसमें घसीटा जा रहा है, तो इसमें मानसी की क्या मानसिक जो है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है उनका, आप थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से? देखिए, मैं हरिओम आनंद जी के साथ मैंने काम किया, बावजूद उसके कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे उनके सैद्धांतिक मेरे बीच में उनके डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हरिओम आनंद एक गलत आदमी नहीं थे। वो लोगों से पैसा उन्होंने लिया था, वो लोगों का पैसा वापस करना चाहते थे, और इसीलिए कभी उन्होंने झूठे नाम किसी के, ना तो मेरा कभी झूठा नाम लिया। 2 बार सुसाइड करने की टेंशन में ज़रूर कोशिश की, लेकिन कभी मेरा झूठा नाम नहीं लिया। और ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि भाई मैं इन देनदारों की वजह से जो मेरे से पैसा मांग रहे हैं, जिनको कि आज की तारीख में सूदखोर और दुनिया भर के नाम दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, तनाव में थे, ज़रूर किया। अब उनकी मृत्यु के बाद इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए ये मानसी आनंद का एक कुटिल योजना है, बहुत ही षड्यंत्र है, जिसके अंतर्गत वो ये चाहती हैं कि हरिओम आनंद की मौत को या तो भुनाया जाए, और उस भुना के जितने भी जिन लोगों से पैसा जिनको पैसा इन्होंने देना है उनसे पैसा देना बच जाए, उनसे जान छूट जाए। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचारे डर के दब के बैठ जाएं, और इस चलते चलाओ में अगर कुछ मेरे को बदनाम करके और मैं डर जाऊं तो मैं उनको कुछ पैसा दे दूं। ये केवल एक षड्यंत्र हो रहा है कि 3-3.5% का शेयर होल्डर होने के बाद भी वो पूरे इतने बड़े अस्पताल पे कब्जा अपना जमाना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने, अब ये आप देखिए उनके घर की बात देखिए, शेयर उनके भाई के सबसे ज़्यादा हैं उनके परिवार में, उसके बाद भी वो डायरेक्टर नहीं है, ये डायरेक्टर हैं। तो कहीं ये भी शक होता है कि कहीं ये एक इनकी कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर किया हो कि जो इस बहाने जो है एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। जिन लोगों से पैसा लिया हुआ उनसे भी जान बच जाएगी, अस्पताल भी अपना हो जाएगा, डॉक्टर अतुल भी दबाव में आ जाएंगे और देने वाला चला जाएगा। कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं, ये भी देखने की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा आखिरी सवाल होगा, इसमें जो आपकी धर्म पत्नी है डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी का भी नाम लिया जा रहा है, जब जाते कि इन सब विवादों से काफ़ी दूर हैं वो, तो इसमें जो मानसी उनका बार बार नाम ले रही है, तो उसमें क्या षड्यंत्र है उनका? बिल्कुल, डॉक्टर मुक्ति भटनागर का कोई भी दूर दूर तक का किसी भी तरह का संबंध नहीं है, और पिछले 5 साल से तो बेचारी बीमार हैं, उनका किसी से मिलना जुलना नहीं है। और उसके बाद भी मानसी आनंद का इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना,
कि वो उनसे उनके सामने मुलाकात हुई। डॉक्टर मुफ्ती, अरे भाई मेरे से भुगत लो ना, अगर मेरे से तुम्हें चाहिए तो डॉक्टर मुफ्ती को क्यों बीच में घसीटते हो। तो डॉक्टर मुफ्ती का नाम बीच में लाना ये अपने आप में साबित करता है कि सब झूठ फरेब के ऊपर ये सारी कहानी गढ़ी गई है। और इसमें मानसी आनंद को उनके जो सलाहकार हैं, जो उनको गर्त की ओर ले जा रहे हैं, वो उनके माध्यम से मिलकर ये कहानी रची कि डॉक्टर मुफ्ती का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जय भीम टीवी ने सारी बात अब डॉक्टर साहब से पूछी है, तो मगर उसमें एक बड़ा देखने वाला विषय ये है कि उसका कि पुलिस जो जांच कर रही है इसमें एक आत्महत्या लिखा गई है कि पुलिस अगर ढंग से जांच करे तो इसमें हत्या भी निकल कर आ सकती है, और कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जबरदस्ती मुकदमा भी लिखवाया गया है और लगातार जय भीम टीवी आपको इस प्रकरण से जुड़ी हुई सारी खबरें दिखा रहा है।